आइए बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। आप सभी बच्चों का मेरा विद्यालय मेरा मोबाइल में स्वागत है। इस समय तो हमारा मोबाइल ही विद्यालय है, इसलिए आप सभी बच्चे निश्चित रूप से अपना मोबाइल खोल के हम लोगों द्वारा जो भी वीडियो जारी किया जा रहा है उसे आप देखें, तब समझेंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार। विद्यालय में भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये वर्ग 8 का है, वर्ग 8, लेकिन इसे 7 क्लास भी देख लेंगे, अवश्य देखेंगे, क्योंकि जरूरत के अनुसार काम देगा। चतुर्भुज के मुख्य 5 पतंग को लेकर 6 प्रकार है। मुख्य रूप से 5 है, लेकिन पतंग भी प्रकार में ही आ जाता है, इसलिए 6 है। पहला है समलंब चतुर्भुज, इसे समलंब भी लिख सकते हैं। दूसरा समांतर, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा आयत, पांचवा वर्ग और छठवां पतंग। इसको बारी बारी से अध्ययन हम लोग करेंगे। थोड़ा सा हम इस वीडियो को जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे। तो अब हमें आशा है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिर से एक बार हम लोग इस पर चर्चा करें। ऐसे मुख्य रूप से चतुर्भुज के 2 प्रकार माने गए हैं। पहला नंबर सुन लीजिए, 2 प्रकार माना गया है। पहला है उत्तल और दूसरा है अवतल। अवतल चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं उसमें भी होती है और चारों बंद आकृति होती है, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो अवतल चतुर्भुज का उदाहरण देख लीजिए। ये अवतल हो गया, इसमें भी 4 भुजा हो गए, और जो उठी हुई भुजाएं हैं ये सभी जो चतुर्भुज होंगे ये उत्तल ही होंगे। तो अवतल चतुर्भुज का अध्ययन करना कोई आवश्यक नहीं होता है। हमें जानना चाहिए कि अवतल चतुर्भुज भी होता है, लेकिन इसके भेद नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं उत्तल का ही ये भाग है, उत्तल का ही 6 भाग है, और हम लोग समझेंगे। समांतर रेखा आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, कई बार मैं बता चुका हूं कि समांतर रेखा वह रेखा होती है जो अपनी दिशा नहीं बदलती है। तो ध्यान दीजिएगा, हम चतुर्भुज में 2 युग्म होते हैं। आमने सामने का एक युग्म, इधर भी एक युग्म। ये 2 युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो 2 जोड़े हैं मतलब 4 भुजाएं हैं। और ये भी हमको जानना है, आसन भुजा किसे कहते हैं, सम्मुख भुजा किसे कहते हैं। तो सम्मुख सामने की भुजा, और आसन भुजा का मतलब है जो सटी हुई भुजा है। इसमें ए बी सी और डी हमने लिख दिया। तो ए बी भुजा और ए डी भुजा ये जो है आसन भुजा है, अथवा ए बी और बी सी। ए बी के साथ बी सी भी आसन हो सकता है, ए बी के साथ ए डी भी आसन हो सकता है। इसलिए समझेंगे, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग परिभाषा पर आते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा समलंब चतुर्भुज, इसे समलंब के भी नाम से जानते हैं। सिर्फ समलंब बोलेंगे तो पर भी समलंब में एक युग्म समांतर होता है। बस इतना ही हम लोग जाने हैं कि एक युग्म समांतर होता है। जैसे हमने इस तरह से लिख दिया, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, दोनों सामने है, समांतर है, ठीक है। कोई एक युग्म, चाहे ऐसे खड़ा वाला युग्म, मान लीजिए कि इस तरह से, अगर ये समांतर हो गया इसके तो पर भी समलंब हो गया। समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाएगा? परिभाषा भी लिखा गया है कि वह चतुर्भुज जिसका दोनों युग्म समांतर हो। 2 युग्म होते हैं, दोनों समांतर हो जाए तो समांतर हो गया दोनों युग्म। समांतर होने के साथ साथ ये बराबर भी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों समांतर है
दोनों युग्म समांतर है इसलिए दोनों युग्म बराबर हो जाएंगे, लेकिन परिभाषा सिर्फ इतना ही देंगे कि वह चतुर्भुज जिसका दोनों युग्म समांतर है उसे समांतर चतुर्भुज कर देंगे। दोनों युग्म समांतर है, क्या दोनों युग्म समांतर और उसे समांतर चतुर्भुज करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और आइए सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। कैसे हो हम चतुर्भुज बनाए, केवल हमें भुजा से मतलब है, सभी भुजा बराबर होगा तो ये सम चतुर्भुज होगा। इसी तरह से हमको बराबर होने चाहिए, इसी तरह से बराबर होगा तो सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब वर्ग। वर्ग से पहले आयत देख लेते हैं। आयत भी समांतर चतुर्भुज का ही रूप है। ये समांतर चतुर्भुज हो गया और आयत में इसका प्रत्येक कोण, तो बस केवल लिख देंगे आयत में कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो अथवा 90 डिग्री, उसे आयत कहते हैं। वर्ग। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है और सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसलिए सम चतुर्भुज के आधार पर इसकी परिभाषा देंगे कि वह सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो अथवा 90 डिग्री हो। समकोण हो, आगे लिख देंगे उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब पतंग की बारी आ गई। पतंग बच्चे उड़ाते हैं गर्मियों के दिन में, खासतौर पर खिचड़ी से ही शुरू हो जाता है। तो पतंग में ये जो है आसन भुजा, पास की भुजा जो होती है वही बराबर होता है और ये बराबर इसके होता है। तो देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं समान हो वह पतंग कहलाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और एक चीज और इसमें ध्यान देंगे, हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को इसका गुण भी समझ में आ जाए। देखिए समलंब, ये भुजा ऊपर और नीचे वाली यानी सममुख भुजा समांतर है और इसे कोई रेखा काट रही है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि जब तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो एकांतर कोण और यहाँ पर बनेंगे वो समान हो जाएंगे। इस तरह से इसमें एक गुण हम निकाल सकते हैं। कभी कभी आता है कि इस कोण का मान दिया रहेगा, इसको निकालने के लिए कोण देगा, इस आधार को हम निकाल लेंगे। अब आइए इसके गुण को देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के गुण। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को आधा आधा पर काटेंगे। अगर ये 8 cm होगा तो 4 cm ये होगा, 4 cm ये होगा। अगर ये छोटा वाला 3 cm होगा, 3 इधर होगा, 3 इधर होगा। यानी समद्विभाजित एक दूसरे को करते हैं। केवल इसमें यही कहा जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आइए सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की परिभाषा तो बता चुके हैं, इसमें सभी भुजा बराबर। अब सभी भुजा बराबर है, इसके विकर्ण को हम लोग ध्यान दें। इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, परंतु 90 डिग्री यानी समकोण पर, समकोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। ये भी यही याद रखना है, किसके लिए? सम चतुर्भुज के लिए। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर
समद्वि भाजित करते हैं। ये भी 90 का कोण होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ठीक है, अब हम आयत पर आते हैं गुण में। तो आयत पर हम लोग ध्यान देंगे कि इसका तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता ही है। परिभाषा का एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, परिभाषा का मतलब होता है कि उसके रंग रूप हुलिया को हम बता दें ताकि आदमी समझ ले। अगर हम आयत की परिभाषा यह भी बोल दें कि जिसके विकर्ण समान हो वह आयत कहलाता है, ये गलती नहीं होगा, ये भी परिभाषा हो गया। लेकिन जो परिभाषा हम लोग के किताब में दिया हुआ है वही याद रखेंगे। ठीक है, आयत की परिभाषा और हो सकता है। पहले की किताबों में हम लोग पढ़े हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो बात वही है, जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा ऐसे भी बराबर है। तो ये शॉर्टकट परिभाषा हो जाए कि वह समांतर चतुर्भुज इसका प्रत्येक कोण समकोण हो। इसके गुण है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, दोनों चीज। अब आते हैं वर्ग पर। वर्ग पर हम लोग ध्यान देंगे, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। तो ये वर्ग है। इसमें भी सिलाई कम हो गया है, ब्लैक वाला को देखते हैं। देखिए वर्ग बनाए हैं, इसके गुण को समझिए कि इसका तो प्रत्येक कोण, चारों कोण 90 डिग्री होता है। अब इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री पकड़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा गुण तो वर्ग का ही होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक विकर्ण बराबर और एक दूसरे को विकर्ण समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। ये याद रखने की बात है, रचना में ये काम आएगा। हमको तो रचना ही बताना था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं इसको पहले बता लीजिए तब रचना बताइएगा, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया हूँ और आप सभी ध्यान देंगे। पतंग की बात है तो पतंग में भी ध्यान दीजिए। पतंग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पतंग की आसन भुजाएं बराबर होती है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को जूम किया हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है नीचे वाला। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से कर देंगे। चलिए ठीक है, पतंग दिखाई दे रहा है। मैं पतंग का चित्र फिर से बना दे रहा हूँ साइड में, इसे आप देखेंगे। देखिए ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर ही काटते हैं, ये भी याद रखिए। यानी इसमें आसन भुजा बराबर लेकिन समलंब में एक युग्म समांतर, समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म समांतर, भुजाएं बराबर। इसी के आधार पर आयत, वर्ग और पतंग की परिभाषा दी गई है। आप लोग याद रखेंगे। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिभुज की रचना बताएंगे और इससे संबंधित इसमें रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।